नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि हुई इस सीजन की सबसे पहले वाली नॉमिनेशन टास्क, जिसके लिए बिग बॉस ने भारी भरकम तीरंदाज एक्सपर्ट को बुलाया था और काफी खर्चा करा बिग बॉस ने। लेकिन इतना सब खर्चा करने का एंड रिजल्ट तो आई थिंक नील बटे सन्नाटा ही निकलने वाला है, क्योंकि सबसे पहली बात कि फर्स्ट वीक में ये लोग किसी को एलिमिनेट करते हैं नहीं। चलो, अगर उस पैटर्न को, उस परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन को हम थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें, छोड़ दें, इग्नोर कर दें, तब भी मुझे नहीं लग रहा कि किसी का भी एलिमिनेशन होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से प्रोमो कटा है, मुस्कान बेचारी अनुपमा की लड़की, जो कि शो में तो शायद बहुत ज़्यादा बोलती होगी, लेकिन बिग बॉस में आकर तो ये बंदी बोलना ही भूल गई है। और चूंकि ये बोल नहीं पाती है, इसलिए भैया इसको पहली फुर्सत में निकालने के लिए लोगों ने नॉमिनेट कर दिया। अच्छा, ये नॉमिनेशन की टास्क में भी दोगलापन देखिए कंटेस्टेंट का। ये कंटेस्टेंट जो है वो मुस्कान को नॉमिनेट करते हैं, भाई इनका ओपिनियन नहीं है, ये जेल नहीं होती हैं, ये बात नहीं करती हैं। एट द सेम टाइम यही कंटेस्टेंट चाहत पांडे और मॉडर्न डे अनारकली छम छम करके चलने वाली जो अनारकली है, उसे नॉमिनेट करते हैं ये बोलकर, ये बहुत बोलती है भाई साहब, हर जगह एक्टिंग करती है, कुछ भी अटेंशन लेने के लिए कुछ भी करती रहती है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा करती है, फेक है, ये है वो है। कहने का मतलब है कि एक बंदी जो कुछ नहीं बोलती है, ज़्यादा किसी से मिक्स नहीं हो रही है, उसे भी नॉमिनेट कर डाला। और एक बंदी जो मिक्स होने के लिए हर तरीके पैंतरे आजमा रही है, उसे भी इन लोगों ने नॉमिनेट कर दिया। चित भी इनकी, पट भी इनकी। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें ध्यान में रख करके बिग बॉस की टीम इस वीक नो एलिमिनेशन वाला जो फंडा है वो लेकर के आएगी। ये होना तो लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। लेकिन इतना सब देखने के बावजूद, इतने सारे सीजन में ये सारी चीजें देखने के बावजूद, आई एम श्योर कि कल रात से लोग ये वोटिंग ट्रेंड, ब्रेकिंग न्यूज, ये वोटिंग ट्रेंड, ये कंटेस्टेंट टॉप पर है, ये कंटेस्टेंट बॉटम पे है, और लपड़ झंडे जो ऑडियंस का एक सेक्शन है वो लग भी जाएगा, चलो 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 चलो, इसको वोट करो, उसको वोट करो। अरे फिर ग्रुप में डिस्कस होगा, सुनो सुनो इसको वोट कर दो, सुनो सुनो उसको वोट कर दो, अरे फलाने की वोटिंग ट्रेंड में वो बॉटम पर, चलो चलो चलो। तो कैसे ये वोटिंग ट्रेंड के नाम पर जो लोग फेक पंथी फैलाते हैं, किस तरह से वो लोगों को बरगलाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, लोग बनेंगे तो वो लोग तो बनाएंगे ही ना। एनीवेज, वापस आ जाते हैं कल रात के एपिसोड के ऊपर। तो कल रात के एपिसोड में एक तरफ ये नॉमिनेशन टास्क थी, हालांकि किसने किसको नॉमिनेट करा ये तो भाई अगर मैं बोलने बैठूंगा तो फिर मेरे को लिख करके पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज मैं इतना ध्यान देता नहीं हूँ कि किसने क्या बोला। क्योंकि एंड ऑफ द डे इस टास्क का कोई सेंस तो होने वाला है नहीं, तो मैंने इस टास्क के ऊपर कोई खास फोकस या मैंने ध्यान दिया भी नहीं। बिकॉज जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला कि ये जो नॉमिनेशन टास्क है ये वेस्ट ऑफ टाइम था। सिर्फ कंटेस्टेंट को लड़ाने भिड़ाने के लिए कुछ मसाला चाहिए था बिग बॉस को, और वो मसाला मिल चुका है। जिस तरह से करणवीर वर्सेस गुण रत्न सर्वदत्रे, सर्वदत्रे यही नाम है ना उनका, जो कि खुद को हम डाकुओं के खानदान से हैं, हम डाकुओं के खानदान से हैं। तो आइए इन्हीं बातों के ऊपर ज्यादा हम तवज्जो देते हैं, ध्यान देते हैं। एक तरफ गुण रत्न साहब है जो कि हम डाकुओं के खानदान से हैं, हम डाकुओं के खानदान से हैं। और जिस तरह से गुण रत्न साहब ने बिग बॉस की बोलती बंद करी है, आई थिंक बिग बॉस के 400 साल के इतिहास में गुण रत्न साहब वो पहले कंटेस्टेंट बन गए हैं जिन्होंने बिग बॉस की बोलती बंद कर दी है। जब इस एपिसोड की स्टार्ट में वो अपना नंबर दे रहे थे, और ये हेमा जी 2 दिन पहले आपने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी, फिर आपको बाद में रियलाइज हुआ कि भाई महानता दिखाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन सबक सीखने के बजाय कल रात के एपिसोड में ये मोहतरमा एक और ब्लेंडर कर बैठी, जब ये गुण रत्न साहब का वीआईपी स्पेशल जो मोबाइल नंबर है उसे वो नोट डाउन कर रही थी लिपस्टिक से। और जब बिग बॉस आया और बिग बॉस ने बोला कि यहाँ पर लिखना, नंबर शेयर करना अलाउड नहीं है, तो हेमा जी जो है वो तो भाई सरेंडर कर गई, बैकफुट पर चली गई। लेकिन जब बिग बॉस ने पूछा, गुण रत्न साहब आप तो वकील हैं, बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट के जो क्लॉजेस है उनका उल्लंघन है या नहीं। जहां बाकी के जो कंटेस्टेंट है वो शायद बिग बॉस की हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ सर गलती हो गई, गलती हो गई, लेकिन नहीं, गुण रत्न साहब तो डाकुओं के खानदान से है, वो क्यों बिग बॉस से डरने वाले हैं, उन्होंने तो बिग बॉस को ही लपेट दिया। जी नहीं सर, ये इनोसेंस की कैटेगरी में आता है, ये कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं है। और जब बाद में वो बोला बिग बॉस की ठीक है, तो नेशनल टीवी पर आपका ये नंबर चला जा चुका है, अब आपको कॉल आया तो हमें मत बोलना। तो क्या बोलते हैं ये गुण रत्न साहब, अरे तू किसको डरा रहा है, हम डाकुओं के खानदान से। जिस जिस दिन मैंने शो में एंट्री करी उसी दिन कराची से धमकी वाला फोन आया था। तो बिग बॉस तू दूसरों को चूतिया बना, उन्हें चूतिया समझ, हम तो भाई साहब डाकुओं के खानदान से। और मेरी तरह आप भी ये बात स्वीकार करेंगे, मानेंगे कि बिग बॉस के हर सीजन में आपने देखा कि कंटेस्टेंट जो रहते हैं, भले कितने भी दबंग बन रहे हो, वो बिग बॉस की हाँ में हाँ मिला ही लेते हैं। लेकिन ये बंदा भाई अलग ही डेयरिंग बंदा भाई। कल रात को जो प्रोमो आया उसमें ये बोल भी रहे कि मैं शो छोड़ दूंगा, आज के आज छोड़ दूंगा, मेरे को कोई
फर्क नहीं पड़ता है। मतलब बिग बॉस को क्लीन बोल्ड करके बैकफुट पर ले आना, भाई ये तो भाई तारीफ के लायक बात है। और ये जो बंदा है भाई, ये नेक्स्ट लेवल का बंदा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हेमा जी इनफैक्ट एपिसोड के स्टार्ट में वो विवेन डिसना जूते का नंबर मांग रहा था, तो ये अपना मोबाइल नंबर देने लग गए। तो यहीं पर पता चल जाता है कि भैया ये वकील साहब किसी तरह के प्रोटोकॉल को, रूल को, कॉन्ट्रैक्ट को, स्क्रिप्ट को फॉलो करने के मूड में है ही नहीं। बंदा नेक्स्ट लेवल का डेयरिंग बंदा है भाई साहब। ये तो कल रात के एपिसोड में जबरदस्त तरीके से स्टैब्लिश हो गया है। वैसे गुणरत्न साहब के बारे में जब मैंने और चीज़ें खंगालने की कोशिश करी तो पता चला इनके पिता पुलिस में थे, तो डाकुओं के खानदान से हैं और पुलिस में भी थे इनके पिताजी। अच्छा, एक चीज़ और पता चली कि गुणरत्न साहब का एक बहुत ही प्यारा पालतू एक जानवर है जिसका नाम है मैक्स, और वो मैक्स कोई और नहीं, यही गधराज है। अब आपको समझ में आया है कि बिग बॉस के इस सीज़न में एक गधे को क्यों लाया गया है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, अब भाई ऐसा है कि मैं अपने घर में तो खबरें नहीं बनाता हूँ, मैंने तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स या मीडिया पोर्टल्स को खंगाला तो पता चला ये गधराज का रियल नाम मैक्स है। और गुणरत्न साहब जब कहीं जाते हैं काफ़ी दिनों के लिए तो वो अपने गधे से दूर नहीं रह सकते, वो परिवार से दूर रह सकते, लेकिन उन्हें मैक्स नाम का ये गधा बहुत प्यारा है। ये जो बातें मैं कर रहा हूँ कि ये इनका पर्सनल जानवर है ये गधा, ये बातें भाई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के रेफरेंस से बोल रहा हूँ। और ये बातें कितनी सच है कितनी झूठ है भाई, इसका मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। कुछ मीडिया पोर्टल्स में आया तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो जहां कल रात के एपिसोड में आपको डाकुओं के खानदान से आने वाले गुणरत्न साहब दिखे, वहीं आपने देखा सो कॉल्ड लाइफ कोच जो कि बॉलीवुड सेलेब्स को डिप्रेशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए लेक्चर देते हैं। लेकिन ये जो सो कॉल्ड लाइफ कोच कपल है, ये हकीकत में कैसा है और किस कैटेगरी या किस खानदान से बिलोंग करते हैं, वो आपने कल देख लिया। और जिस तरह से ये जो सारा सारा नाम ही है ना इसका, जिस तरह से ये फट पड़ी है भाई, इनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे, रिएक्शन थे, वो कतई चुड़ैलों वाले एक्सप्रेशन थे। तो जहां कल रात के एपिसोड में आपको डाकू के खानदान का वारिस दिखा, वही चुड़ैलों के खानदान की वारिस भी अपना भर भर के परिचय दे रही थी कि वो लाइफ कोच भले ही होगी दुनिया की नज़र में, बट हकीकत में ये एक नंबर की चुड़ैल है। और लड़ने के लिए, चीखने के लिए, चिल्लाने के लिए, इन शॉर्ट चुड़ैलपंती दिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। बताइए, ये किसी को खाना कम मिला, किसी को ज़्यादा मिला, इसके ऊपर इतना बवाल करने की ज़रूरत थी क्या? जी नहीं, ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जैसे कि इस सीज़न का थीम है तांडव, तो हर कोई कहीं न कहीं तांडव वाला जो थीम है उसे जस्टिफाई करने के लिए यूँ ही ऐवें खाम-खा में फेक फाइट करे जा रहे हैं। जैसे कि इस एपिसोड की स्टार्ट में मॉडर्न डे अनारकली छम-छम करके चलती है ये अनारकली, और जिस तरह से अनारकली पंगे ले रही है विवेन डिसना से, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको मधुबाला जो सीज़न है ना, उसका एक सेकंड वर्ज़न देखने को मिल जाए। क्या पता सीरियल का नाम मधुबाला की जगह अनारकली, या फिर हो सकता है कि ये जो चाहत पांडे है ये अनारकली नहीं मॉडर्न डे मधुबाला बन रही हो, और मधुबाला सीरियल को वापस से रिलॉन्च करने की ये लोग एक प्लानिंग के तहत यहाँ पर आए हों कि भाई तू ऐसा बोलना, मैं ऐसा बोलूँगी, फिर हम लड़ेंगे। और लड़ भी किस चीज़ पर रहे हैं भाई? सोने के ऊपर। हाँ, एक दिन पहले आपने देख लिया था विवेन डिसना बोल रहा था कि मैं जब से आया हूँ तब से मैं उधर सो नहीं पाया हूँ, मेरे को अनकंफर्टेबल है, हाथ चलता है, ये चलता है, वो चलता है। वहीं दूसरी तरफ ये मॉडर्न डे अनारकली या मॉडर्न डे मधुबाला अपनी पायल छम छम करते हुए कभी इसको उठा रही है, कभी इसको उठा रही है। इसी सिलसिले को इन लोगों ने कल के एपिसोड में भी कंटिन्यू करा, जहां पर एक तरफ विवेन डिसना बोलता है कि मैं उधर नहीं सो सकता बिकॉज वहाँ एसी बहुत तेज है तो मेरा सिर दुखता है। अच्छा, उधर एसी बहुत ज्यादा ठंडा था तो इनका सिर दुखता है। बट ऐसी ही बातें जब वो चाहत पांडे और मॉडर्न डे अनारकली कर रही थी तो ये कह रहे थे विवेन डिसना की और नए एक्सक्यूज लेकर आओ। मतलब तुम्हें अगर तकलीफ है, सिर दुख रहा है, एसी बहुत तेज है, तो भाई वो तुम्हारी मतलब हेल्थ को खराब करने वाली चीज है, तुम वहां नहीं जाओगे। कोई और बोल दे कि भाई उसे वहां सर्दी छींक आ रही थी, तो वो नौटंकी है। देखो, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है कि वहाँ ये चाहत पांडे भर भर के नौटंकी कर रही है। और नौटंकी क्यों कर रही है? बिकॉज भाई उसे ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए दिया गया है, और कितनी फुर्ती से वो कैरेक्टर में घुसती है ये सब तो आपने देख ही लिया ना। कल जब वो उसे सूसू आ रही थी और वॉशरूम वगैरह लॉक था, तब वो सूसू के लिए रो रही थी। फिर बाद में जब करणवीर मेरा वो कैमरामैन की एक्टिंग कर रहा था, कितनी जल्दी कैरेक्टर में ये लोग घुस जाते हैं यार। इतना सब देखकर अब तो आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि ये एक्टर लोग कितनी जल्दी एक रोल को पकड़ लेते हैं। और जैसा कि इस सीजन का थीम है तांडव, तो छोटी छोटी बात के ऊपर कैसे तांडव ये लोग मचा रहे हैं, ये सब के सब एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जैसे कि डाकू के खानदान के जो वारिस हैं सदाव्रत गुणरत्न साहब, इन्होंने बोला भी ना किसको, रजत को बोला। और ये जो चुड़ैल वाली जो वारिस है, इसके जो पति देव है,
वो भी कोई कम लीचड़ पदार्थ नहीं है, लाइफ कोच होंगे अपने घर में, लेकिन जिस तरह से उनकी चुड़ैलपंती करने वाली पत्नी को वो समझाने के बजाय चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे थे, ऐसे कौन लाइफ कोच होते हैं भाई साहब। एनीवे, तो यहाँ पर ये गुणरत्न साहब बोल रहे थे कि हर कोई कैरेक्टर में है, हर कोई एक रोल प्ले कर रहा है, वो कतई रियल नहीं है। और इस बात को मैं तो अच्छे से समझता हूँ, अच्छे से रिलेट भी कर सकता हूँ, बिकॉज़ बिकॉज़ ये सूसू के लिए रोना, चिंदी-पिंदी बातों पर सोने के लिए इश्यू करना, भाई ये सिर्फ़ नौटंकी है। तांडव वाली थीम को जस्टिफ़ाई करने के लिए ये लोग भर-भर के लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। और आप अभी से यकीन मान कर के चलिए कि जब वीकेंड का वार आएगा, ना तो नॉमिनेशन की जो टास्क है उसका कोई डिस्कशन होगा, ना ही ये सोने-वोने के ऊपर सूसू-वूसू, ये मचाट-पंती, इनके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा। वीकेंड का वार में आप क्या देखेंगे, कोई गेस्ट आएँगे, फ़िल्मों का प्रमोशन वगैरह होगा, फालतू-पंती होगी, गुब्बारे तोड़ो, ये तोड़ो, उसके मुँह पर फॉर्म लगाओ, इस वीक में कौन हीरो, कौन ज़ीरो। इन शॉर्ट टोटल टाइम पास एक्टिविटी करेंगे सलमान खान, बिकॉज़ अभी क्या है कि उस लेवल का तांडव शुरू नहीं हुआ है। तो जैसे सुरभि राणा को इन लोगों ने पहले पंप अप करा था, फिर वो मम्मा का शेर बच्चा बोल करके शीशम के पीछे पड़ गई थी, या फिर आपको याद होगा बिग बॉस 14 की तंबोली, क्या नेक्स्ट लेवल की लीचड़पंती करती थी। तो अभी क्या है कि ये सीज़न का आगाज़ है, अभी तो बिल्टअप हो रहा है, तांडव के सिर्फ ट्रेलर्स दिखाए जा रहे हैं और फिर धीरे-धीरे इन ट्रेलर्स की एक बड़ी पूरी पिक्चर रिलीज़ कर दी जाएगी। इसलिए ये जो फेक फाइट्स वगैरह हो रही हैं, अभी मैं क्या देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं, वो सही, वो गलत। अरे भैया, वहाँ कोई सही, कोई गलत नहीं है, हर कोई अपना-अपना कैरेक्टर प्ले कर रहा है। सेंसलेस फाइट हो रही है सारी, चाहे वो बिस्तर के ऊपर हो, सोने के ऊपर हो, चाहे खाने के ऊपर हो, ये सब के सब फेक फाइट की कैटेगरी में आ रही हैं। तो मैं तो इन फेक फाइट्स को इतनी तवज्जो दूँगा ही नहीं कि भाई ये सही था, उसने शुरू करा, उसने खत्म करा। हर कोई अपने वहाँ पर कैरेक्टर प्ले कर रहा है। आप इस चीज़ को इस तरीके से देखें। और ये जो नॉमिनेशन वाली टास्क है, इसका भी कोई सेंस बनने वाला है नहीं, बिकॉज़ थोड़ी देर पहले मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया ना कि कोई एलिमिनेशन वगैरह होने वाला है नहीं। और जिस तरह से आपको याद हो तो बिग बॉस 17 में ये जो पीछे के सीज़न की हम बात करते हैं, ये भी काल का तांडव वाले कै पैटर्न या कैटेगरी में जाना चाहिए। जिस तरह से पिछले सीज़न में थेरेपी रूम था, अब अंकिता लोखंडे और पिछले सीज़न एक और कपल था ना, वो नील भट्ट, बिग बॉस मेरा गॉड है, आहा! तो नील भट्ट, उसकी पत्नी ऐश्वर्या, मंगू मंगू बिंगू बिंगू, इनको बिग बॉस कितने ज़्यादा काउंसलिंग सेशन दिया करता था, याद है ना आपको? ट्यूशन देता था। उसी तरह से आज रात के एपिसोड में बिग बॉस जो है वो अनुपमा प्रदेश की जो लाडली राजकुमारी है मुस्कान, उसे बिग बॉस जो है वो थोड़ा-सा काउंसलिंग देंगे, ट्यूशन देंगे। बेचारी, उसको देख कर के थोड़ा तरस आ रहा है कि कहाँ मतलब वो फँस गई ऐसे गुंडों के बीच में, लफंगों के बीच में। बट अब शो में आने का फ़ैसला भी तो इन्हीं का था ना। जब आप शो में आने का फ़ैसला आपने किया, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होकर के आना था। बट आई थिंक ये लड़की थोड़ा-सा क्या टाइम ले रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे याद है आपको बिग बॉस 16 में सुम्बुल द डुम्बुल स्टेज पर बड़ी-बड़ी बातें करके आई थी, फिर बाद में पूरे टाइम रोती फिरती थी। अच्छा, वो रोती फिरती थी, लेकिन उसका जो पीआर है, डुम्बुल इज़ द बॉस, डुम्बुल रूलिंग बिग बॉस, आहाहा! कैसे-कैसे नैरेटिव सोशल मीडिया पर पीआर टीम बनाया करती थी। उस डुम्बुल-सुम्बुल के लिए जो शालीन की पूँछ बन कर के, दुम बन कर के पूरे घर में घूमती रहती थी। और अगर आपको याद हो ना, तो डुम्बुल का जो बिहेवियर था, जिस तरह से वो शालीन के पीछे घूमा करती थी और शालीन टीना के पीछे रहता था, तो मैंने कुछ-कुछ होता है कि थीम पर एक थंबनेल डाली थी, इसका पहला प्यार अधूरा रह गया। तो बिग बॉस 16 की वो सुम्बुल द डुम्बुल और ये बिग बॉस 18 की मुस्कान मोर और लेस सेम पर्सनैलिटी है। और अगर आप देखें तो सुम्बुल को छोड़ने के लिए उसके पिताजी आए थे, मुस्कान को छोड़ने पूरी फैमिली आई थी। और जिस तरह से सुम्बुल को सपोर्ट करने के लिए उसके पिताजी बाद में फिर आए, फिर एक कॉल कराया गया। और हम प्रोमो में देख रहे हैं कि मुस्कान भी कह रही है कि क्या घर पे कॉल किया जा सकता है क्या? बिग बॉस का भी दोगलापन देखो। बताओ मुस्कान, तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं? बिग बॉस, क्या घर से कोई आ सकता है? नहीं। घर पे कॉल कर सकती हूँ? नहीं। अबे जब कुछ नहीं कर सकता तो काहे को बोल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं? तो बिग बॉस भी गजब लपड़ झंडे से। खैर, मुस्कान को जिस तरह से बिग बॉस ट्यूशन देंगे, काउंसलिंग करेंगे, वो तो आज रात के एपिसोड में दिखेगा। और आज रात के ही एपिसोड में गुणरत्न साहब जो है वो अनशन पर जाने की प्रक्रिया जो है उसे शुरू करेंगे, बिकॉज़ भई वो बाहर की दुनिया में लोगों को जेल से छुड़ाने के लिए वकालत करते हैं। वो क्यों जाएँगे जेल के अंदर? और एक ऐसा इंसान जो महाराष्ट्र में मतलब खुद को तीसरा सबसे पावरफुल इंसान बोलता है, वो करणवीर मेहरा मतलब उसे जेल भेजना चाहता है। तो भाई ये तो ईगो हर्ट हो गया। वो तो जयकांत शिकरे का डायलॉग है ना, सब कुछ करने का लेकिन मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का। और करणवीर मेहरा जिस तरह से गुणरत्न साहब से पंगे ले रहा है, तो गुणरत्न साहब का ईगो जो है वो ज़बरदस्त तरीके से हर्ट हो गया है। जिस तरह से करणवीर ने नॉमिनेशन के टाइम पर बोला था, आप तो मेरा नाम जानते हैं लेकिन मैं तो आपका नाम जानता भी नहीं था। अब क्या होता है, कैसे होता है, वो डंके की चोट पर करके बताऊँगा। अब हो सकता है कि कई सारे करणवीर मेहरा फैन्स को ये लगे कि हाँ भाई, वो अच्छा जा रहा है, वो गुणरत्न से पंगे ले रहा है। ऐसा है कि ये पंगे हो सकता है कि शो में उसको थोड़ा फ़ायदा दे जाए, बट मैं प्रे करूँगा कि बाहर की दुनिया में कोई मेजर नुकसान ना हो, बिकॉज़ इन पॉलिटिशियंस का जब ईगो हर्ट हो जाता है,
तो भाई ये मतलब दुश्मनी नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाते हैं। तो करणवीर जो है वो अच्छा तो जा रहा है शो के अंदर, लेकिन वो गलत लोगों से पंगे ले रहा है, और हो सकता है कि भाई ये भी एक स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा हो, बिकॉज़ एज़ आई ऑलरेडी सेड कि हर कोई एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, और करणवीर और विवेन डिसेना एंग्री यंग मैन वाला चोला पहन करके चल रहे हैं, और विवेन डिसेना तो वैसे भी कलर्स का बेटा है, कलर्स का बेटा है। मेकर्स ऑलरेडी उसको टॉप 2 में लेकर के आए हैं, तो विवेन डिसेना को कौन-कौन नॉमिनेट करना चाहता था? एक तो चाहत नॉमिनेट कर रही थी, तो वो लोग जो विवेन डिसेना को नॉमिनेट कर रहे हैं, वो एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, बिकॉज़ वो अपना वोट जो है, पावर जो वोट की, उसे वेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट वो तमाम लोग जो कि विवेन डिसेना को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें भी उसके लिए कोई वोट करने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज़ वो बंदा तो ऑलरेडी डे 1 से ही टॉप 2 बन कर के आया है, तो उसको नॉमिनेशन में लाना तो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ रिसोर्स या वेस्ट ऑफ वोट ही माना जाएगा। बीच-बीच में करणवीर, मेरा उसके पिताजी जब खत्म हो गए थे, तो फैमिली की बात आई थी, वो किसके साथ, शहज़ाद के साथ बात कर रहा था, और शहज़ाद जो है वो विवेन डिसेना से चाहत का पक्ष लेकर के लड़ने की कोशिश कर रहा था। बाद में करण उसको समझाता भी है कि भाई वो लड़का ठीक है, उसको थोड़ा-सा टाइम दे, मैच्योर हो जाएगा ये वो। तो ये सब बातें रही, और बीच-बीच में वो जो चुड़ैलों की जो वारिस है, वो एवे ही खाम-खा में लड़ रही थी कि भैया वो जिम करते हैं, उन्हें कम खाना दो, वो ज़्यादा खा जाएँगे। भाई ये क्या लॉजिक होते हैं यार? अब ये जो ऊल-जुलूल लॉजिक दे रही थी ये चुड़ैलों की वारिस, इसके लॉजिक आपको समझ में आए क्या? अगर आपको समझ में आए हो तो मेरे को भी समझाना, बिकॉज़ जितना मैंने समझा, वो जो फाइट थी वो टोटली फेक थी, क्योंकि अगर सिर्फ़ फूड का मुद्दा होता, तो जब चाहत बीच में बोल रही थी, वो चाहत से लड़ पड़ी, वो जो चुम करके जो कंटेस्टेंट है वो कुछ बोले तो वो उससे भी लड़ पड़ी, और खाम-खा में चीख रही है, चिल्ला रही है, बेसिर-पैर की बातें कर रही है, सो कॉल्ड लाइफ कोच। वैसे बेसिर-पैर की बातें तो ये चाहत भी कर रही थी, स्पेशली जब वो स्टार्ट में ये गुणरत्न का जो नंबर है वो हेमा लिख रही थी, तब बिग बॉस ने जब टोका था, तो ये ज़बरदस्ती, मतलब आदमी को इंस्टिगेट कैसे किया जाता, कोई चाहत पांडे से पूछ ले, सर क्या था, क्यों लिख रहे थे? अरे वो नहीं लिख रहे थे, नंबर अंदर वाली लिख रही थी। तो ये चाहत पांडे दिखने के लिए यूँ ये वही तांडव वाली फिर बात आ जाएगी कि तांडव थीम को हिट कराने के लिए ज़बरदस्ती में मतलब उँगली कर रहे हैं ये लोग गुणरत्न में, जिसकी वजह से वो बौखला रहे हैं, तो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, हम डकैतों के खानदान से। जो भी हो रहा है, शो को तो टीआरपी भाई फिलहाल गुणरत्न साहब ही दिला रहे हैं, और जिस तरीके से गुणरत्न साहब जो हैं खुद को प्रेज़ेंट कर रहे हैं नेशनल टीवी पर, बिग बॉस की वो बोलती बंद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सरकार मुझसे डरती है, तुम मुझे जेल में क्या भेजोगे? सरकार मुझसे डरती है, मैं किसी से नहीं डरता। तो वीकेंड का वार जब आएगा, तो सलमान खान कैसे इतनी नामी, इतनी पहुँच वाली हस्ती को हैंडल करते हैं, देखने लायक बात होगी। बिकॉज़ मैं ये मान कर के चल रहा हूँ कि गुणरत्न की एंट्री जो है वो बिग बॉस के अंदर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी के टॉप के नेताओं ने ही करवाई है, और सलमान खान जैसे जो एक्टर हैं, या फिर और भी जो एक्टर हैं जिन्हें उनके फैन दबंग वगैरह बोलते फिरते हैं, इनकी सारी दबंगई जो है ना, वो एकनाथ शिंदे या फिर जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनके घर के बाहर इनकी दबंगई का जो चोला रहता है वो उतर जाता है। ना सिर्फ पॉलिटिशियंस, बल्कि अंबानी के घर के बाहर भी सलमान खान जैसे लोगों की दबंगई और टाइगर वाला चोला जो है वो 9-2-11 हो जाता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो इंसान जो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के तमाम नेताओं का एकदम खासम खास है, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये सलमान खान जो कि अक्सर दूसरे कंटेस्टेंट को तो झाड़ देते हैं कि भैया शो के अंदर हो तो अंदर की बातें करो, बाहर की बातें मत करो, वो किस तरह से इन्हें गुणरत्न को हैंडल करते हैं, क्योंकि ये तो जब से आए तब से बाहर की ही बातें कर रहे हैं। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान खान गुणरत्न को कैसे हैंडल करते हैं वीकेंड के बारे में। वहीं दूसरे कंटेस्टेंट की बात करें तो भाई सब भेड़ चाल टाइप की चल रही है। इनफैक्ट ये नॉमिनेशन टास्क में भी देखा आपने, सुंदरी मुंदरी, अगर सुंदरी ने किसी का नाम लिया तो मुंदरी भी उसका नाम लेगी। इनके खुद के कोई मुद्दे हैं नहीं, ले दे करके सबके टारगेट पर या तो चाहत है, या मुस्कान है, या फिर ये गुणरत्न है, और ये अविनाश का नाम भी दिया है आई थिंक रजत दलाल ने, और इसने क्या, करण ने। अब अविनाश जो है वो भी कंटेंट तो दे ही रहा है, भले ही चुगलखोर चाची की तरह। और कल भी आपने देखा कि रजत दलाल और इसकी एक फाइट होती है, नोक-झोंक होती है, वही मेरी मर्जी, उसके ऊपर रजत दलाल भाई बोलने लगता मैं भी करूँ, मेरी भी मर्जी, फिर बाद में मत बोलना। तो कंटेंट के मामले में तो अविनाश द चुगलखोर चाची भाई ये भी कंटेंट अच्छा खासा दे रहा है। अब ये जो है करणवीर, अरे भाई वो भी कंटेंट तो देता ही है, वन लाइनर वगैरह सब कुछ। चाहत पांडे, अरे वो तो अनारकली है, छम-छम करके पायलिया बजा रही है और कलर्स के बेटे को रिझा रही है। कलर्स का बेटा कौन है? शेखू, और शेखू की अनारकली कौन है? चाहत पांडे। वाह क्या जोड़ी है। बिग बॉस 13 का सिद्धार्थ शुक्ला वर्सेस रश्मोलीना, उनकी फाइट नोक-झोंक, आहा! मुझे लग रहा है कि चाहत पांडे पूरे मिशन पर है कि एलिस को टॉप 2 से लात मार के खुद निकाल देगी और खुद आकर के खड़ी हो जाएगी एकदम शेखू की अनारकली बन करके। अब क्या है आपका कहना इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।